आप देख रहे हैं इंडियन हॉरर टीवी अशोक कुमार के साथ। तो दोस्तों, अक्सर मंदिर लोगों की श्रद्धा और आत्मविश्वास का प्रतीक माना जाता है, परंतु क्या होगा अगर वही मंदिर लोगों की जान का दुश्मन बन जाए। तो आज की कहानी रमेश की है। आइए यह कहानी सुनते हैं। रमेश अपने परिवार के साथ अपनी बुआ की लड़की की शादी में जा रहा था। उसके परिवार में उसकी पत्नी लता, बेटा सुमित, बेटी नंदिनी और पिता राम कुमार थे। वे सभी अपनी कार से घर से 11 बजे के करीब निकले। फंक्शन अगले दिन का था, इसलिए वह एक दिन पहले ही घर से निकल गए, परंतु रास्ते में ही उनकी गाड़ी खराब हो गई और तकरीबन 5 से 6 घंटे उन्हें वहीं पर ही लग गए। वह पुणे जा रहे थे, जो कि उनकी शहर से 800 से 900 किलोमीटर के करीब पड़ता था। उन्हें गाड़ी ठीक कराते ही वहाँ से निकले। शाम के तकरीबन 4 बज गए थे। वे सभी एक ढाबे पर रुके और पूरे दिन की थकान से उन्हें काफ़ी भूख लग गई थी। सभी ने वहाँ पर खाना खाया और रमेश ने उस ढाबे वाले से पूछा, भाई साहब, पुणे जाने का क्या कोई शॉर्टकट रास्ता भी है? हाँ भाई, यहाँ से आगे जाकर तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर राइट साइड एक कच्ची सड़क दिखेगी, वहाँ आप जल्दी पुणे पहुँच सकते हैं, परंतु शाम को वहाँ जाना वर्जित है, वहाँ से कोई भी नहीं गुजरता। उसकी बात सुनकर रमेश ने कहा, ठीक है। ऐसा कहकर वह अपने परिवार के साथ अपनी कार में बैठा और उस ढाबे से निकल गया। कार अब हाईवे पर अपनी पूरी गति सीमा पर थी। तकरीबन 4 किलोमीटर जाते ही उन्हें राइट साइड की तरफ वह कच्चा रास्ता दिखाई दिया। रास्ता कच्चा और घने पेड़ों से घिरा हुआ था। रमेश के पिता राम कुमार ने तो उसे मना किया कि वह हाईवे से ही चले, परंतु रमेश ने उनकी बात टाल दी और कहा कि हम यहाँ से जल्दी फंक्शन में पहुँच जाएंगे। और रमेश ने उस कच्चे रास्ते की तरफ गाड़ी मोड़ दी। कच्चे रास्ते पर कुछ दूर चलते उन्हें एक आदमी दिखाई दिया, जो कि काले कपड़े पहने हुआ था। रमेश ने उसके पास जाकर अपनी कार रोकी और उस आदमी से पूछा, भाई साहब, क्या पुणे जाने का रास्ता यही है? हाँ, यही रास्ता है। यहाँ से आप बहुत जल्दी ही पुणे पहुंच जाएंगे। उसकी बात सुनकर रमेश ने गाड़ी आगे बढ़ा दी और वे सभी उस रास्ते पर और आगे चलने लगे। रास्ता सुनसान था और तकरीबन उन्हें शाम के 6 बज गए थे। अंधेरे ने अपनी चादर फैलानी भी शुरू कर दी थी और रमेश की हेडलाइट, कार की हेडलाइट और रमेश उस अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे। कुछ दूर जाते ही उन्हें अचानक से गाड़ी में कुछ झटका महसूस हुआ और गाड़ी बंद पड़ गई। रमेश ने 2-3 बार कोशिश की तो गाड़ी स्टार्ट हो गई। वे कुछ दूर ही चले थे और गाड़ी
अपनी पूरी गति पर थी कि तभी अचानक से एक आदमी उनके सामने आ गया। रमेश ने झटके से ब्रेक मारी, जिसकी वजह से कार में सोए सभी लोग अचानक से जाग उठे और रमेश के तो पसीने ही छूट गए थे। रमेश हड़बड़ाते हुए कार से बाहर निकला और कार के आसपास देखने लगा। उसने कार के आगे पीछे नीचे सभी जगह देख लिया था, परंतु वहाँ पर कोई भी नहीं था। उसे ऐसे अचानक कार से बाहर निकलता देख उसके पिता और बेटा दोनों कार से बाहर आए और उसका पिता राम कुमार उससे पूछने लगा, क्या हुआ बेटा रमेश? रमेश ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, कुछ नहीं। ऐसा कहकर वे सभी फिर से कार में बैठे और रमेश कार स्टार्ट करने लगा, परंतु कार स्टार्ट नहीं हुई। काफ़ी देर कोशिश करने के बाद भी जब कार स्टार्ट नहीं हुई तो सभी कार से बाहर निकले और यहाँ वहाँ घूमने लगे और रमेश गाड़ी का बोनट खोलकर गाड़ी को चेक करने लगा। अंधेरे ने अपनी चादर पूरी तरह से फैला दी थी और अब बहुत ज़्यादा अंधेरा हो चुका था। तभी रमेश को एक आदमी कुछ दूर एक पेड़ के पास खड़ा हुआ दिखाई दिया। उसकी परछाई धुंधली सी उसे दिखाई दे रही थी। रमेश उसकी तरफ बढ़ने लगा, परंतु जैसे ही रमेश 2-3 कदम आगे बढ़ा वह साया वहाँ से गायब हो गया और रमेश अचानक से चौंक गया। वह वापस से कार की तरफ बढ़ा और अपने परिवार से कहा कि गाड़ी तो ख़राब हो गई है, अब हमें कोई दूसरी गाड़ी का ही इंतज़ाम करना पड़ेगा। ऐसा कहकर वह कार की तरफ बढ़ने लगा, परंतु अचानक वह आदमी जो कि पेड़ के पास खड़ा था वह रमेश के आगे आ गया और उसने रमेश की गर्दन को जोर से पकड़ लिया। उसके लंबे लंबे दांत और आँखों की जगह काले गड्ढे थे। उसने रमेश को पकड़ा और उसका गला दबाने लगा। उसके चेहरे पर जगह जगह बड़े बड़े ब्लेड धंसे हुए थे। उसका ऐसा खौफनाक चेहरा देखकर सभी के होश उड़ गए। उसे देखकर रमेश काफ़ी डर गया था, परंतु अचानक पीछे से रमेश के पापा राम कुमार ने गाड़ी में रखा गंगा जल उस प्रेत के ऊपर फेंक दिया और वह झटपटाकर वहाँ से गायब हो गया। सभी लोग वहाँ से भागने लगे। सभी अपनी जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भागने लगे। जंगल में काफ़ी आगे आते ही उन सभी को एक मंदिर दिखाई दिया। वे सभी भागते भागते मंदिर के पास गए। मंदिर काफ़ी पुराना और खंडर हो गया था। सारी दीवारें और दरवाजे बिल्कुल ही खराब हो गए थे। वे सभी मंदिर के अंदर दाखिल हो गए। मंदिर का मेन दरवाज़ा एक टूटा हुआ गेट था। वे सभी दरवाजे के अंदर गए और उन्हें एक बहुत ही खौफनाक सी आवाज़ सुनाई दी और दरवाज़ा पीछे से बंद होकर गायब हो गया। उन सभी ने पीछे मुड़कर देखा तो दरवाज़ा अब वहाँ पर नहीं था। केवल वही नहीं, जितने भी खिड़की और दरवाजे थे वे सभी गायब हो गए थे। अब उस मंदिर में केवल दीवारें ही बाकी रह गई थी। वे सभी उस भूतिया मंदिर में फंस चुके थे। सभी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। सभी भागते भागते मंदिर के एक
कमरे में आ पहुँचे। पूरा मंदिर वीरान था। ना कोई देवता की तस्वीर थी और ना ही कोई मूर्ति। बिल्कुल खाली था वह मंदिर। उस मंदिर में, उस कमरे में जाते ही सभी के कदम वहीं पर थम गए और सभी पसीने से लथपथ होकर थर थर काँपने लगे, क्योंकि हजारों की तादाद में वहाँ पर आदमियों के कंकाल पड़े हुए थे। उन सभी मानव कंकालों को देखकर परिवार के सभी सदस्य काफ़ी डर चुके थे। उनकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वे वहाँ से वापस मुड़कर भाग सके, कि तभी अचानक वही पिशाच उनके सामने आ गया, जिसने रमेश की गर्दन पकड़ी थी। वह पिशाच इन सभी को देखकर जोर जोर से हंसने लगा, कि तभी उसने आगे बढ़कर रमेश के पिता राम कुमार की गर्दन पकड़ ली और उसे मरोड़कर किसी आटे की तरह पीस दिया। अपने सामने हुआ इतना भयंकर और खतरनाक दृश्य उन सभी की आंखों को फाड़ देता है। उन सभी की आंखें फटी फटी बस राम कुमार की लाश को ही देखे जा रही थी। वे सभी वहाँ से भागने की कोशिश करने लगे, परंतु उनके पांव वहीं पर जम गए थे। वे हिलने की कोशिश तो कर रहे थे, परंतु वह सफल नहीं हो रही थी। तभी वहाँ पर स्थित सभी कंकाल उठ खड़े हुए और उन्होंने उन सभी लोगों को चारों तरफ से घेर लिया। सभी कंकाल रमेश और उसके परिवार पे झपट गए और अगले ही पल सभी की लाशें उस कमरे में पड़ी हुई दिखाई दी। अगले दिन जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए आई तो उन्हें बस रमेश की कार ही वहीं पर मिली जहाँ पर वह खड़ी थी, परंतु किसी की भी लाश उन्हें बरामद नहीं हुई। उन्होंने सारा जंगल छान मारा, परंतु वहाँ पर न तो कोई लाश थी और न ही उन्हें वहाँ पर कोई मंदिर दिखाई दिया। वह मंदिर अदृश्य हो गया था। तभी एक हवलदार ने पुलिस वाले से कहा, साहब, यह 600वां केस है जिसकी लाशें हमें नहीं दिखी। इस सड़क पर आए दिन कोई ना कोई ज़रूर मरता है। हवलदार की बात सुनकर पुलिस वाला और हवलदार दोनों वहाँ से चले गए और रमेश का परिवार का राज दफन ही रह गया। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्द ही मिलते हैं एक और डरावनी और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इंडियन हॉरर टीवी।